जय हिंद। आज हम लोग संगठन का नौकरशाही सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले संगठन के दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं, प्रबंधकीय प्रशासनिक सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। और ये दोनों सिद्धांत औपचारिक संगठन के परंपरागत सिद्धांत रहे हैं। ये भी परंपरागत औपचारिक संगठन का ही सिद्धांत है। हमने आपको बताया था कि संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जो नियमों कानूनों में बंधे रहते हैं वो औपचारिक संगठन, और जो सामाजिक संबंधों के आधार पर गठित होते हैं अनौपचारिक संबंध। तो ये ब्यूरोक्रेसी नियमों कानूनों पर आधारित है, इसलिए ये अनौपचारिक औपचारिक संगठन है। तो चलिए, अब संगठन का नौकरशाही सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स वेबर ने। थोड़ा नौकरशाही के बारे में हम डिटेल से बता दे रहे हैं इस सिद्धांत के इतर, कि मैक्स वेबर ने इसे प्रतिपादित किया। और नौकरशाही को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डी गॉर्डने ने किया। इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? डी गॉर्डने ने किया है। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। ब्यूरो और क्रेसी से बना है। ब्यूरो का मतलब मेज और क्रेसी का मतलब शासन। तो ब्यूरोक्रेसी क्या हो गया? मेज का शासन या डेस्क का शासन या कार्यालय का शासन, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन फाइनल ने मजाक करते हुए इसे मेज का शासन कहा। ठीक है। तो ये कार्यालय का शासन होता है, अधिकारियों का शासन होता है। तो यही ब्यूरोक्रेसी है। अब देखिए, ये नौकरशाही कोई आज की चीज नहीं है। नौकरशाही का सिद्धांत बहुत प्राचीन है, लेकिन आधुनिक और वैज्ञानिक व्याख्या इसकी मैक्स वेबर ने ही की है। मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही का मतलब नियुक्त अधिकारियों का प्रशासनिक निकाय। ठीक है, नियुक्त अधिकारियों का प्रशासनिक निकाय, यही नौकरशाही। ठीक। अब नौकरशाही का सिद्धांत देने के क्रम में मैक्स वेबर ने 3 सत्ताएं बताई हैं। तो ये देखिए, यहाँ सत्ता का वर्गीकरण हमने लिख दिया है। पहला है पारंपरिक सत्ता। ठीक है। तो पारंपरिक सत्ता क्या होती है? जो धार्मिक नियमों, परंपराओं, रीत रिवाजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, लोग उसको मान्यता देते चले आ रहे हों। जैसे परंपरा यही रही कि राजतंत्र में जो राजा का बड़ा पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी होगा। तो ये क्या है? पारंपरिक सत्ता। परंपरागत रूप में लोग उसको मानते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये पारंपरिक सत्ता है। चमत्कारिक सत्ता क्या होती है? कि जब देखिए नेहरू है, गांधी है, बुद्ध है, जब ऐसे व्यक्तित्व अपनी प्रतिभा, योग्यता के बल पर कोई सिद्धांत, कोई विचारधारा, कोई पद स्थापित कर देते हैं, तो पीढ़ियां उसे मान्यता देती चली जाती हैं। वही चमत्कारिक सत्ता है। जैसे नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किया। तो नेहरू ने गुटनिरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किया। जो भी भारत में आज तक की सरकारें आई हैं, सबने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी है। ठीक। तो यही चमत्कारिक सत्ता है। कानूनी तर्कसंगत सत्ता क्या है? ये संविधान द्वारा स्थापित सत्ता है, नियमों कानूनों के द्वारा स्थापित सत्ता है। और इस सत्ता में पद का महत्व होता है, कुर्सी का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। ठीक है। तो कुर्सी का महत्व होता है, पद का
वो व्यक्ति का महत्व नहीं होता। इसी को वेबर ने नौकरशाही कहा। इसी को वेबर ने नौकरशाही कहा। तो आपको यह मालूम होना चाहिए, कानूनी तर्क संगत सत्ता को ही मैक्स वेबर ने क्या कहा? नौकरशाही कहा। ठीक, अब आइए नौकरशाही की विशेषताएं। ये चीज देखिए, अभी आपको बताया गया कि मैक्स वेबर 3 सत्ता मानते हैं, परंपरागत सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और तर्क संगत कानूनी सत्ता। तो मैक्स वेबर परंपरागत और चमत्कारिक सत्ता को संरक्षक नौकरशाही कहते हैं, और जो तर्क संगत कानूनी सत्ता है उसी को आदर्श नौकरशाही कहते हैं। तो ये हम लिख दे रहे हैं, वेबर परंपरागत और चमत्कारिक सत्ता को संरक्षक और कानूनी सत्ता को तर्क संगत कानूनी सत्ता को आदर्श नौकरशाही कहते हैं। हालांकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, आदर्श नौकरशाही कहते हैं, आदर्श नौकरशाही कहते हैं। ठीक है। तो वेबर परंपरागत और चमत्कारिक सत्ता को संरक्षक और कानूनी सत्ता को आदर्श नौकरशाही कहते हैं। अब इसी आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो आदर्श नौकरशाही होती है या तर्क संगत कानूनी सत्ता पर आधारित नौकरशाही होती है, ये श्रम विभाजन या कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अर्थात सबके कार्य बटे रहते हैं विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक। दूसरा, इसमें पद सोपान होता है या आदेश की एकता। पद सोपान का मतलब ऊपर का अधिकारी निचले अधिकारी को आदेश देता है। ठीक। ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को आदेश देता है। तो इससे आदेश की एकता भी बनी रहती है। तो पद सोपान में आदेश की एकता होती है। जैसे आपको बताए थे कि जैसे नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, एसडीएम है, एडीएम है, डीएम है, ये पद सोपानवत क्रम होता है। ठीक। दूसरा, नौकरशाही लिखित नियमों और कानूनों के आधार पर चलती है। लिखित नियमों और कानूनों के आधार पर चलती है। इसमें निर्वैयक्तिकता होती है, अर्थात पद का महत्व होता है, व्यक्ति का नहीं। पद का महत्व व्यक्ति का नहीं है। ठीक है। पद का महत्व होता है, व्यक्ति का नहीं। अर्थात पद का महत्व होता है, व्यक्ति का नहीं। इसमें कार्य कुशलता होती है, ये निपुण होते हैं, अपने कार्यों के माहिर होते हैं। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती है, योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती है। आप देख लीजिए, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति होती है। प्रमोशन भारत में प्रमोशन योग्यता आधारित है कि वरिष्ठता क्रम के आधार पर? तो वरिष्ठता क्रम के आधार पर है। कहीं कहीं प्रमोशन योग्यता के आधार पर है। यहाँ लिख सकते हैं, भारत में
पदोन्नति 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 किस आधार पर है? पदोन्नति वरिष्ठता क्रम के आधार पर है। वरिष्ठता वरिष्ठता क्रम के आधार पर है, के आधार पर यहाँ प्रमोशन, पदोन्नति का मतलब प्रमोशन, ये पूरा सही लिख दीजिए। चलिए समझ लीजिए। तो भारत में नियुक्ति पदोन्नति या वरिष्ठता क्रम के आधार पर होती है और अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता है। ये समझ में आया? तो अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता है। तो ये योग्य विशेषताएं हो गई, श्रम विभाजन, पद सोपान, लिखित नियम और कानून, निर्वैयक्तिकता, कार्यकुशलता, योग्यता के आधार पर वेतन वगैरह। तो ये थोड़ा सा घाच पेच ना हो, मिटा दें जो लिखे हैं। ठीक, अब ये देखिए FM मार्च के अनुसार नौकरशाही के प्रकार। FM मार्च के अनुसार इन्होंने 4 तरह की नौकरशाही बताई है। जाति आधारित, अभिभावक नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता आधारित नौकरशाही। तो जाति आधारित नौकरशाही का मतलब जात विशेष के लोगों को ही नौकरशाही में लिया जाता है। तो ये वर्गीय नौकरशाही होती है। जैसे रोमन साम्राज्य में जो उच्च जाति के लोग थे उन्हीं को नौकरशाही में लिया जाता था। तो विशेषकर जाति आधारित नौकरशाही कुलीन वर्गीय शासनों में होती है। अभिभावक नौकरशाही, इसमें नौकरशाही ये मानती है कि जो कुछ है हम ही हैं, हम ही जनता के हितों के संरक्षक हैं। जनता बेवकूफ़ है, तो अगर जनता हमारे किसी नियम कानून का उल्लंघन को नहीं मानती तो इसका अर्थ है कि उसको अपने हित अहित का ज्ञान नहीं है। उसके हित अहित का सही बोध हम ही को है और हम ही उसके हित अहित के लिए उत्तरदायी हैं। तो चीन में इसी तरह की नौकरशाही होती है, इसीलिए वहाँ थोड़ी सी निरंकुशता ज़्यादा होती है। नौकरशाही का ही शासन है। संरक्षक नौकरशाही ये अमेरिका में है। इसे लूट खसोट की प्रथा भी कहते हैं, स्पाइल सिस्टम कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो उनके समर्थक हैं राष्ट्रपति बनने के बाद रेमुड़ी की तरह पदों को बांट देते हैं। इसी को लूट खसोट की प्रथा कहते हैं। मतलब आपकी राजनीतिक पहुंच है, राजनीतिक दल के आप चाहते हैं तो आपको नौकरशाही बना दिया जाएगा। योग्यता आधारित नौकरशाही तो ये वर्तमान लोकतंत्रों में है। ब्रिटेन में से इसकी शुरुआत होती है और आज देखिए भारत वगैरह में योग्यता आधारित नौकरशाही ही है। ठीक, अब देखिए रिपर ने प्रतिनिधि नौकरशाही की वकालत की। प्रतिनिधि नौकरशाही का मतलब ये है कि इनका कहना है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी आरक्षण वगैरह के माध्यम से नौकरशाही में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इस तरह जाति आधारित नौकरशाही हो गई, अभिभावक नौकरशाही हो गई, संरक्षक नौकरशाही हो गई, योग्यता आधारित नौकरशाही हो गई। ये सवाल पूछा जाता है संरक्षक नौकरशाही या लूट खसोट की प्रथा कहाँ है। अब थोड़ा नौकरशाही के दोष देखते हैं। दोष देखिए, सिद्धांत तो हम वेबर का पढ़ा चुके हैं। एक तरह से नौकरशाही भी आपके सिलेबस में है, इसलिए इसी में इसको भी हम पढ़ा दे रहे हैं। हालांकि हमने TGT में पढ़ाया है। नौकरशाही के दोष देखिए। नौकरशाही का पहला दोष है लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार। लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? लाल फीताशाही का मतलब फाइलबाजी। फाइल पर लाल फीता बंधा रहता है ना, फाइलबाजी। कि अधिकारी के पास आप काम कराने गए तो वो कहेगा नहीं, पहले नीचे वाले अधिकारी से दस्तखत करा के लाओ, ठीक है।
तो काम बढ़ाते जाते हैं। तो इससे क्या है, जब फाइल लटकाते जाएंगे तो पैसा मिलेगा तो भ्रष्टाचार होगा। श्रेष्ठता की भावना होती है कि ये नौकरशाही लोग अपने आप को बिल्कुल एक अलग ही वर्ग का मानते हैं। ठीक है, अभी आपका कोई दोस्त IAS हो जाए, PCS हो जाए तो 2-1 साल तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हवा लग जाती है, तब उससे बात करो तो आपको पता चल जाएगा कि वो नौकरी पाते ही कैसा बदल गया। राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता आप देख ही रहे हैं कि हर नौकरशाही किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है, और यही कारण है इसका इनाम राजनीतिक दल देता भी है, अच्छी जगह पोस्टिंग कर देता है। अनुत्तरदायी जनता के लिए नौकरशाही है, जन कल्याण के लिए है, लेकिन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। नवीन निरंकुशता कि नौकरशाही का ही शासन होता है वास्तव में। जब नेता लोग आकर्मठ हो जाते हैं तो नौकरशाही ही शासन करती है। इसी को हिबर्ट नवीन निरंकुशता कहते हैं। ये कहते हैं जब से कल्याणकारी कार्य राज्य के बढ़ गए हैं तब से नौकरशाही के कार्यों में वृद्धि हो गई है। कार्यों में वृद्धि के कारण नौकरशाही निरंकुश हो गई है। योगी सरकार के मंत्री भी यही आरोप लगा रहे हैं कि नौकरशाही उनका सुनते ही नहीं। ठीक, आकार में वृद्धि और कुशलता में कमी, आकार में वृद्धि और कुशलता में कमी। देखिए कि आजकल नौकरशाही के आकार में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन कुशलता में कमी है। जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका काम घटता जा रहा है। लेकिन पार्किंसन इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पार्किंसन कहते हैं कि नौकरशाही के आकार और कार्य की मात्रा में कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आकार बढ़ेगा तो कार्य की मात्रा घटेगी, नहीं। इनका कहने का मतलब आकार कई कारणों से बढ़ता है। कार्य बढ़े या ना बढ़े, नौकरशाही का आकार तो बढ़ेगा ही। आकार कई कारणों से बढ़ता है। आकार बढ़ने का एक कारण ये भी होता है कि इससे कार्य बढ़ जाता है और कार्य करने में आसानी होती है। दूसरा कारण लोक कल्याण की भावना के चलते सरकारें कहती हैं चलो नौकरी कम ना करो, नौकरी बढ़ाओ। हैं? अब देखिए, इन सब आलोचनाओं के बावजूद इसके महत्व को बताते हुए मॉरिसन कहते हैं कि नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। तो यही नौकरशाही रहा। तो नौकरशाही एक तरह से हमने पूरा पढ़ा दिया। हालांकि हमने जो लिखा है संगठन का नौकरशाही सिद्धांत, तो इसमें केवल मैक्स वेबर को ही आपको देखना है। तो आपने संगठन के नौकरशाही सिद्धांत में देखा कि ये परंपरागत औपचारिक संगठन का सिद्धांत है, और नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया है। मैक्स वेबर ने कहा है 3 सत्ताएं होती हैं, पारंपरिक, चमत्कारिक और तार्किक वैधानिक सत्ता या तर्कसंगत वैधानिक सत्ता। तो जो चमत्कारिक और परंपरागत सत्ता होती है वो वास्तव में संरक्षक नौकरशाही होती है। आदर्श नौकरशाही हम किसे कहेंगे? जो तर्क संगत सत्ता होती है, जो संविधान के द्वारा स्थापित सत्ता होती है। आजकल की नौकरशाही संविधान के द्वारा स्थापित सत्ता है, इसलिए आदर्श नौकरशाही हमारे लिए वही है। और इस आदर्श नौकरशाही की विशेषता क्या होती है? इस आदर्श नौकरशाही की विशेषता श्रम विभाजन, पद सोपान या आदेश की एकता लिखित नियम और कानून पर आधारित होती है। लिखित नियम और कानून पर आधारित है। निर्वैयक्तिकता, इसमें निर्वैयक्तिकता का मतलब पद का महत्व होता है, व्यक्ति का नहीं। कार्यकुशल होती है, योग्य होती है, नगद वेतन दिया जाता है।
फिर FM मार्क्स ने भी नौकरशाही का वर्गीकरण किया है, जाति आधारित, अभिभावक, संरक्षक और योग्यता आधारित नौकरशाही। रिपन ने प्रतिनिधिक नौकरशाही की वकालत की है, नौकरशाही की आलोचनाएं बता दी। लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, श्रेष्ठता की भावना, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता, अनुत्तरदायित्व, नवीन निरंकुशता। हिबर्ट ने कहा है आकार में वृद्धि, कुशलता में कमी। लेकिन पार्किंसन नियम के अनुसार नौकरशाही का आकार बढ़ने से काम की मात्रा का कोई संबंध नहीं है। और अंत में महत्व बता दिया कि मॉरिसन ने नौकरशाही को संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य बताया। तो यहीं पर आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।